आज का विषय है गांधी परंपरा और आधुनिकता। हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद यदि कोई व्यक्ति, भारत का जन्मा व्यक्ति जिसने विश्व को प्रभावित किया हो इतना, वो महात्मा गांधी के अलावा और कोई नहीं है। और हमने पिछले दिनों उनकी 150वीं वर्षगांठ भी मनाई। लेकिन साथ ही हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनको हम, जैसे किसी भी महान व्यक्ति को अगर हम उसके बारे में सोचें तो हमको उसको दो तरीके से सोचना चाहिए। एक तो उनको उनके समय में रख के देखना चाहिए और दूसरा उनको अपने समय में रख के भी देखना चाहिए। तो अगर पहली दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, चर्चा भी हुई और ये लगभग स्थापित पाया गया कि पिछली सदी के महानायक के रूप में गांधी, एक राष्ट्रपिता के रूप में, एक महानायक के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको कहीं कोई ऐतिहासिक रूप से आँच नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो नायकत्व किया और जिसके बाद भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो सका, तो वो उसकी कोई सानी न इतिहास में है और न कोई उसकी बराबरी कर सकता है। आज अगर कोई ये उसको ठीक से समझना चाहे तो मैं चाहूँगा कि रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म गांधी है वो उसका एक अच्छा प्रस्तावना हो सकती है और उसके ज़रिए हम बहुत कुछ वो जान सकते हैं और अगली पीढ़ी को भी जानने के लिए दे सकते हैं कि गांधी अपने समय में किस तरीके से उन्होंने भारतीय। चर्चा का विषय आज ये है कि हम ये देखें कि गांधी को हम चिंतन के पीछे वो कौन सी पद्धति है जिसके ज़रिए गांधी बराबर समस्याओं के हल के रूप में नए नए प्रत्यय, नए नए तरीके गढ़ते जाते हैं और उसके ज़रिए अपनी जो 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 आंदोलन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरफ जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा लगता है कि गांधी को किसी खांचे में फिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम विद्वानों के बीच अगर निगाह डालें तो कोई उनको क्रिटिकल ट्रेडिशनलिस्ट मानता है, कोई उनको आलोचक आधुनिकतावादी मानता है और कोई इससे भी परे जाकर ये मानता है कि वो एक उत्तर आधुनिकतावादी है। तो इस तरीके से गांधी को किसी खांचे में फिट करना बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होता है। इधर कुछ ऐसा मुहिम चला है जिसमें कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी भारतीय परंपरा, प्राचीन परंपरा के रक्षक के रूप में है और वो आधुनिक पश्चिमी परंपरा के भक्षक के रूप में है। और इस दृष्टि से कुछ ऐसे व्याख्यान और कुछ ऐसे पेपर्स भी हमारे सामने बराबर आए हैं। तो लेकिन इस दृष्टि से क्या होता है कि हम गांधी के समझ को और भी ज़्यादा धूमिल कर देते हैं और गांधी को हम इस तरीके से देखने लगते हैं कि जैसे कि आज के समय में जब से सांस्कृतिक संघर्ष की बात, हटिंगटन का जो सिद्धांत आया था कि विश्व में सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है सभ्यताओं के बीच में, उस दृष्टि से रख के गांधी को एक भारतीय सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में रख के उसको दूसरों के विरोध में खड़ा करते हैं और ये अपनी जातीय परंपरा को अधिक प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस तरीके की मुहिम चल रही है। और जिसके ज़रिए क्या होता है कि गांधी जो हैं वो, उनको हम समझते तो गलत हैं ही, साथ ही वो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक औजार बन जाते हैं और इस तरीके से वो गांधी के साथ न तो न्याय करता है और ये एक खतरनाक संकेत भी है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि गांधी को हम कैसे समझ सकते हैं। क्या इसके लिए हमें कुछ प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गांधी का समय जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय है और 19वीं शताब्दी का समय, जिस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन से टकराव के रूप में या उस सभ्यता से टकराव के रूप में एक तरीके का वैचारिक, एक तरीके का संकट पैदा हुआ था, उसमें क्या अंतर है और इसीलिए वो किस तरीके से हमारे पुराने सामाजिक सुधारकों, धर्म सुधारकों, दयानंद, विवेकानंद या इवन टैगोर तक से किस तरह वो भिन्न साबित होते हैं। और फिर हमें ये भी देखना होगा कि उनके उद्देश्य जो हैं वो उन लोगों के जो पिछली शताब्दी में थे, 19वीं शताब्दी के धर्म सुधारक थे, उनसे किस तरीके से भिन्न है और फिर उस भिन्न उद्देश्य के लिए गांधी किस तरीके से एक वैचारिक संरचना को जन्म देते हैं और वो वैचारिक संरचना क्या है।
तो इन सभी प्रश्नों पर जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि मैकेंटायर ने कहीं लिखा है कि कभी कभी सभ्यताओं के सामने जो है एक तरीके का ज्ञान मीमांसी संकट पैदा होता है। तो जैसे कि गैलीलियो ने अपने समय में उसको दूर किया था, तो एक तरीके का पैराडाइम शिफ्ट जिसको साइंस में बोलते हैं, उस तरीके की चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि जब गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो यहाँ पर जो है वो धर्म सुधार का और सामाजिक सुधार का जो है वो समय व्यतीत हो चुका है, और उसके जरिए जो कुछ करना था वो उसकी एक सीमा थी, और उसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नहीं किया जा सकता था। तो धार्मिक पुनरुत्थानवाद या ईस्ट और वेस्ट के या साइंस और अध्यात्म के मिलन की जो बातें की जाती थी, या आधुनिकता की पूरी नकल की जो बातें की जाती थी, या उनके पूरे तिरस्कार की जो बातें की जाती थी, वो सारे तरीके जो थे वो गांधी के सामने जो थे वो किसी काम के नहीं, उनको व्यर्थ प्रतीत होते। साथ ही उनके सामने सवाल जो आता है वो ये आता है कि उनके सामने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेके दो तरीके की विचारधारा है। एक तो विचारधारा है जो हिंसा में विश्वास करती है और हिंसा के जरिए वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात करती है और उसके द्वारा वो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहती है। दूसरी विचारधारा जो थी वो एक तरीके के मॉडरेट कांग्रेसियों की हुआ करती थी, जो ये मानते थे कि तरह तरह की ज्ञापन देकर, प्रभावित करके, सुझाव देकर सरकार को किसी तरीके से इस तरीके से थोड़ा सा प्रभावित करके ही हम अपना धीरे धीरे, तो इनको एक तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरीके के लीगल तरीका जो है वो अपनाने की कोशिश करते थे। ये किसी आंदोलन से परहेज करते थे। तो गांधी के सामने जब ये दोनों विचारधाराएं आती हैं तो गांधी इन दोनों विचारधाराओं को निरस्त करते हैं, और उनको लगता है कि अब हमको एक ऐसे आंदोलन के लिए एक ऐसे वैचारिक राजनीतिक दर्शन की ज़रूरत है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दे सके। और उसके लिए वो जो है फिर अपने प्रत्यय, अपने औजार गढ़ना शुरू करते हैं, और उसको गढ़ने के सिलसिले में वो कई तरीके की ऐसे प्रत्यय, जिनको कि पुराने प्रत्यय नाम के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन वो उनके अंदर का जो स्वरूप है, जो अंतर वस्तु है, उसको पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि वो ये साफ साफ बोलते हैं कि हमको जो है किसी भी चीज़ को जो है, हमारे लिए गोल्डन रूल क्या है कि हम हर चीज़ को अपनी रीज़न के लाइट में, द गोल्डन रूल इज़ टू टेस्ट एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ रीज़न एंड आवर एक्सपीरियंस, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम्स, and I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and in conflict with morality। तो गांधी का एक बिल्कुल यहाँ पर एक मानदंड वो निर्धारित करते हैं कि कोई भी बात जो तर्क और नैतिकता से परे होगी वो उनको स्वीकार नहीं होगी, चाहे वो कहीं से भी आ रही है। और ये एक ऐसा डिक्टम है जो उनको एक तरीके का वैज्ञानिक मनोवृत्ति का साबित करता है। और कई लोग इस बात को लेके कभी ध्यान नहीं देते कि गांधी अपनी जब आत्मकथा लिखते हैं तो उसका टाइटल लगते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो एक्सपेरिमेंट की भाषा तो विज्ञान की भाषा है। तो गांधी एक तरीके के मॉरल साइंटिस्ट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जो हर चीज़ का परीक्षण निरीक्षण करना चाहते हैं और उसके बाद ही उसको स्वीकार करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम गांधी को देखना शुरू करते हैं तो उनके हमारे सामने ये बात बहुत साफ हो जाती है कि उनका किसी भी एक परंपरा के प्रति मताग्रह नहीं दिखाई देता। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए हम गांधी की जो चिंतन है उसके कुछ प्रत्ययों को लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि गांधी किस तरीके से इस तरीके की एक एल्केमी तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है वो इस बात पर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सा प्रत्यय जो है वो उसके माने क्या है। तो सबसे पहले जो है यदि हम उनके, और इसको हम अहिंसा में, स्वराज का प्रत्यय में, सत्याग्रह में, इन सभी में जो है उनका विश्लेषण करके जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अहिंसा के प्रत्यय को लें तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा के रूप में अहिंसा के बारे में बहुत गंभीर विश्लेषण गहराई के साथ जैन धर्म दर्शन में हुआ है। बौद्ध और योग में भी है, लेकिन जितना जैन दर्शन में गहराई से हुआ उतना और कहीं नहीं हुआ है। लेकिन गांधी इससे प्रभावित भी हैं, लेकिन गांधी उसको उस रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि कंप्लीट
जो पूरी तरीके से अहिंसा है वो हमारी को किसी तरीके से सारी तरीके की क्रियाओं को समाप्त कर देती है, और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अहिंसा का काम जो ऋषियों और तपस्वियों के लिए नहीं है, अहिंसा की जरूरत हमें आम मनुष्यों के लिए है। साथ ही साथ जो पुराना प्रत्यय है वो एक तरीके से बहुत ही ऋणात्मक प्रत्यय है। ऋणात्मक प्रत्यय इस मामले में है कि वो इस पर उसका उद्देश्य क्या था कि मनुष्य जो है स्वयं अपने को अहिंसक बनाए, और अहिंसक बनाने की इस प्रक्रिया से वो कैवल्य या मोक्ष प्राप्त करने के लायक बन सके। तो ये एक व्यक्तिगत मोक्ष के उद्देश्य से किए जाने वाला काम था, और इसका संबंध अन्य जीवधारियों को हानि न पहुंचाने से ज़्यादा है, बजाय इसके कि दूसरों को किसी तरीके का क्रियात्मक रूप से उनकी उन्नति या सुख के लिए कार्य करे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति केंद्रित प्रत्यय था जिसका कि समाज के लिए कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म के मतावलंबी भी ये मानते थे कि सामाजिक जीवन में अपराधियों से और युद्धों से के लिए जो है हिंसा करने की ज़रूरत बराबर पड़ती है, और वो उसको जस्टिफाइड भी मानते थे। तो गांधी ने इस सब के को नहीं अपनाया, और गांधी ने कहा कि अहिंसा जो है वो एक सामाजिक जीवन में एक मनुष्य को न्याय प्राप्त करने का एक औजार है। वो मनुष्य और मनुष्य के संबंधों को व्याख्यायित करने वाला उसका एक व्याकरण हमको देता है, और एक अहिंसक समाज की रचना के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे बड़ा है कि हम उसको समाज और राजनीति में उसका ले जाकर प्रयोग करें, बजाय इसको कि व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखें। तो ये गांधी का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए वैचारिक कदम है, एक वैचारिक उछाल है, एक वैचारिक पैराडाइम शिफ्ट है कि वो अहिंसा को ले जाकर राजनीतिक संघर्षों के बीच में रख देते हैं। और यहीं पर एक सबसे बड़ा अंतर जो परंपरागत अहिंसा की अवधारणा और गांधी की अवधारणा में दिखाई देता है कि परंपरागत अहिंसा की अवधारणा स्वयं को अहिंसक बनाने में है। उसको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन गांधी की समस्या ये है कि दूसरे की हिंसा का प्रतिरोध हम अहिंसक ढंग से कैसे करें। और ये एक उद्देश्यों का इतना बड़ा अंतर है कि वो गांधी की सारी जो अहिंसा की अवधारणा है उसको बदल कर रख देता है। और इसीलिए वो गांधी कहते हैं कि हमारी हिंसा जो है वो एक तरीके का वो उस तरीके की संपूर्ण अहिंसा नहीं है, इसको हम हिंसा के अंत में रख सकते हैं। उसको कई लोग उसको एक तरीके का थोड़ा हिंसक भी मानते हैं, क्योंकि उसमें जो है गांधी जो है कुछ कई तरीके के कहना चाहिए कि बल प्रयोग की भी संभावनाएं देखते हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि गांधी का ये जो अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो पुराने ढंग से वीतराग बनाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य को एक सक्रिय रूप से प्रेम और सेवा और न्याय से लड़ने के लिए दिया जाने वाला दर्शन है। तो इसके पीछे हमारी परंपरा नहीं दिखाई देती। तो फिर क्या है इसके पीछे? तब हमको लगता है कि इसके पीछे जो है गांधी का अपना अनुभव है, और साथ में उनके ऊपर जो है वो टॉल्स्टॉय का प्रभाव दिखाई देता है, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव देता है। वहाँ पर जो ऋणात्मक अहिंसा के स्थान पर एक धनात्मक प्रेम का संप्रत्यय है। वो उस प्रेम का संप्रत्यय जो है वो दूसरे को सिर्फ दया और करुणा की बात नहीं करता, उसके आगे जाकर उसकी साक्षात मदद करने की बात करते हैं। तो वो जो ये सक्रिय अहिंसा है, जो एक अहिंसा का एक धनात्मक प्रत्यय है, गांधी उस तक पहुंचते हैं, और वो हमारी परंपरा की में नहीं है। मुख्य रूप से हमारी हिंदू परंपरा तो बहुत दूर तक अहिंसा का प्रतिपादन भी नहीं करती। हालांकि ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये पाते हैं कि गांधी इसको जो है टॉल्स्टॉय से लेते हैं, और इसीलिए कई लोग उनके ऊपर क्रिश्चियन होने का भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर अपने को क्रिश्चियन सा बना लिया। लेकिन इससे एक बात बहुत साफ आ जाती है कि गांधी इसी तरीके से ये जो पद्धति बनाई है उन्होंने, वो दोनों, ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा से कुछ नहीं लेते, लेकिन वो बाहरी परंपराओं से भी बहुत कुछ लेके और उसको दोनों को आलोचनात्मक ढंग से देख के और उसके द्वारा एक ऐसा संश्लेषण तैयार करते हैं जो कि उनकी
युग धर्म कहा जा सकता है, जो कि उनके समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अब आप इसी को अगर थोड़ा सा और ले जाएं तो अन्य प्रत्ययों पर भी ढाल के देख सकते हैं। जैसे कि आप स्वराज का प्रत्यय लें। स्वराज का प्रत्यय हमारे यहाँ परंपरा में एक स्वराट के प्रत्यय की तरह है, जिसमें मनुष्य का अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करके आत्मानुशासन की बात की गई है, जिसके जरिए कि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। लेकिन गांधी इससे इनकार नहीं करते, लेकिन गांधी इस प्रत्यय को पश्चिम से लाए हुए अपने अनुभव के आधार पर, और जो यहाँ कि अपने लोगों द्वारा हमारा समाज का शासन हो, और वो भी अपने लोगों में सिर्फ उच्च वर्गों द्वारा न हो, हमारे अपने लोग ही हो, तो उसको उससे जोड़ते हैं। तो जो एक नैतिक, एक तात्विक रूप से जो हमारा प्रत्यय था, जिसका कि बहुत दूर तक प्रतिनिधित्व रविन्द्रनाथ टैगोर भी करते हैं कि मूल्यात्मक रूप से हम स्वराज हो और हम जो है वो अपने ऊपर अनुशासन रख सके, उसमें वो एक राजनीतिक तत्व जोड़ते हैं, जिसमें अपनी शासन जो है, आत्मानुशासन के बाद हम अपने लोगों द्वारा शासित भी हों। तो इस तरीके से स्वराज के प्रत्यय में वो दोनों तत्व आ जाते हैं, नैतिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है, और इन दोनों तत्वों को मिला के वो जो एक स्वराज का कंसेप्ट तैयार करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन को हटाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो स्वराज की स्थापना करना है। और स्वराज की स्थापना करने में वो एक वैचारिक स्वराज की भी बात करते हैं, जिसको भी बाद में किसी भट्टाचार्य वगैरह ने काफ़ी आगे बढ़ाया कि हम किस तरीके से अपने विचारों का उपनिवेशीकरण करें। और ये भी एक आज के समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि गांधी ने ये बहुत साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य जो है वो इस बात से हम नाराज़ हैं कि बाहर के ये विदेशी ये समझते हैं कि हमारा काम जो है सिर्फ उनकी नकल करना है। हमारा काम जो है सिर्फ उनकी नकल करना नहीं है, हमको अपने दम पे अपना भविष्य का निर्माण करना है। और अपने विचारों तक को पहुंचने के लिए जो है वो उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि माई रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज रियली रेजिस्टेंस टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट एंड थॉटलेस इमिटेशन बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट एशियाटिक्स आर फिट ओनली टू कॉपी एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट। तो ये जो बात है एक तरीके की मानसिक आत्मनिर्भरता की भी बात है, और स्वराज के प्रत्यय के पीछे ये नैतिक और राजनीतिक और ये मानसिक तीनों तरीके के जब तत्व आते हैं तो हमको समझ में आता है कि स्वराज का प्रत्यय कितना गहरा और गंभीर प्रत्यय है, और जिसको किसी एक परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता। समय बहुत नहीं है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से गांधी के सर्वोदय, स्वदेशी और तमाम जो उनके प्रत्यय हैं उनके साथ जोड़कर भी और विश्लेषण करके ये देख सकते हैं कि जैसे सर्वोदय पे रस्किन का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब अगर हम देखिए जो उनका सबसे बड़ी देन है, जिसको कि हम लोग समझते हैं कि सत्याग्रह, अब सत्याग्रह को अगर हम विश्लेषित करने का कोशिश करें तो हम पाएंगे कि सत्याग्रह में उनके 3 तत्व दिखाई देते हैं। सत्याग्रह में एक तत्व तो बिल्कुल नैतिक है, जबकि वो अन्याय के विरोध में खड़े होने की बात करते हैं। दूसरा तत्व जो है वो एक तरीके का अपने को कष्ट देने वाला है, कि हम अपने को कष्ट देकर दूसरे की, अन्याय करने वाले की संवेदना को जगाते हैं। तीसरा तत्व उसमें राजनीतिक है, अगर इससे भी काम नहीं चलता तो फिर हम राजनीतिक दबावों का सहारा लेते हैं। हम उसको व्यक्ति को के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं कि ऐसा दबाव भी डाल सकते हैं, बातचीत के जरिए अगर सुलझता नहीं है तो हम आंदोलन से आगे भी बढ़ के और तरीके के दबावों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गांधी सत्याग्रही के जो गुण बताते हैं वो सारे के सारे गुण जो हैं वो बहुत दूर तक स्थित प्रज्ञता के गुणों से मेल खाते हैं, लेकिन वो अपने सत्याग्रही को आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक संघर्ष के योद्धा के रूप में तैयार कर रहे हैं। और इसलिए उनके उद्देश्य में अंतर है, और इस अंतर को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या है। सत्याग्रह के वास्तविक अर्थ में नैतिक पक्ष के साथ साथ राजनीतिक पक्ष है, और वो एक ऐसा पक्ष है जिसके लिए नैतिक पक्ष जो है एक मनुष्य को एक आत्मबल देता है, एक तैयारी देता है, और इसके जरिए वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके।
तो इसलिए सत्याग्रह के जो बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, उसमें जो दुनिया में एक सीमित सफलता भी मिली है, उसमें सबको सत्याग्रह के प्रयोग नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी जो ये एक तकनीक जो गांधी ने विकसित की है, इसकी महत्व दुनिया में बराबर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक सत्ताओं की ताकत जो है वो बराबर काफ़ी बढ़ती जा रही है, और इन सत्ताओं के सामने जो है वो किसी तरीके का हिंसक प्रतिरोध जो है आज संभव नहीं रह गया है। तो इसलिए सत्याग्रह की जो टेक्निक गांधी ने डेवलप की है, जो हमको दिया है, वो एक उनकी जो पद्धति थी जिसमें कि वो पुरानी परंपराओं और बाहर की परंपराओं का एक सम्मिश्रण करके एक तरीके की सिंथेसिस, एक क्रिएटिव सर्जनात्मक अंतर्वेशन करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम उनको परंपरावादी भी नहीं कह सकते, हम उनको क्रिटिकल परंपरावादी कह सकते हैं, लेकिन हम आधुनिक रूप से क्रिटिकल आधुनिकतावादी कहें या न कहें, ये हम थोड़ा आगे देखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इस बात पर विचार करें कि गांधी की जो पुस्तक हिंद स्वराज है, उसको लेके जिस तरीके की बातें की जाती हैं, तो क्या वो सही हैं? क्या गांधी पूर्णतः आधुनिकता विरोधी है? ये प्रश्न जब आप हिंद स्वराज पढ़ते हैं और हिंद स्वराज में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना को पढ़ते हैं, तो आपको बहुत साफ लगता है कि शायद गांधी कुछ आधुनिकता के विरोधी से साबित होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी पूर्णतः आधुनिकता के विरोधी नहीं है। गांधी जो है वो औपनिवेशिक आधुनिकता का विरोध करते हैं, और औपनिवेशिक आधुनिकता का विरोध उनका बहुत ही जायज़ है। वो उनके अनुभव से जुड़ा हुआ है, वो भारत के शोषण से जुड़ा हुआ है, और वो जब आधुनिकता के इन तत्वों का विरोध करते हैं कि ये जिसको कहना चाहिए साम्राज्यवादी आधुनिकता का विरोध करते हैं, तो साथ ही साथ वो ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं जो आधुनिकता की देन है, और वो साथ ही साथ विज्ञान का समर्थन भी करते हैं। गांधी को विज्ञान विरोधी नहीं माना जा सकता। गांधी को कुछ लोग टेक्नोलॉजी विरोधी मानते हैं, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि गांधी जो हैं वो टेक्नोलॉजी के पूर्णतः विरोधी नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हमको तकनीक का इस्तेमाल मनुष्य के को ऐसा करना चाहिए कि लोगों के हित में हो, लोगों को रोजगार मिले, उनका रोजगार चला ना जाए, और उससे जो लाभ मिले, जो श्रम की बचत हो, उसका लाभ जो है कुछ विशेष वर्गों तक सीमित ना हो। तो गांधी क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी की हद बांधना चाहते हैं, और उसके दृष्टि से देखें तो चरखा भी एक टेक्नोलॉजी है, और चरखे की डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए तो उन्होंने इनाम तक की घोषणा की थी। और ये भी सब लोग जानते हैं कि वो जो सुइंग मशीन है, सिलाई मशीन के बहुत बड़े समर्थक थे, उसके आविष्कारक को बड़ा ही धन्यवाद के रूप में नाम लेते थे। तो इसलिए उनको टेक्नोलॉजी पर से का विरोधी मानना गलत है। साथ ही साथ वो विज्ञान के अच्छे समर्थक हैं। वो ये मानते हैं कि विज्ञान ने हमको जगत को समझने का बहुत बड़ा अच्छा अन्वेषण का तरीका दिया है, उसको समझने का तरीका दिया है, और पश्चिमी सभ्यता में जो संगठनात्मक उपलब्धि की है, उसकी दृष्टि से भी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करना गलत है। तो इसलिए जब हम हिंद स्वराज की आलोचना को पढ़ें तो हमको ज़रा सतर्क होकर ये देखना चाहिए कि गांधी किन चीज़ों की आलोचना कर रहे हैं, किन चीज़ों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो प्रेस, टेलीफोन, तार, जहाज, रेलगाड़ी, ये सभी जो हमारी आधुनिक सभ्यता की उपलब्धियां हैं, उनका उपयोग करते हैं, और उनका उपयोग बड़े अच्छे ढंग से अपने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करते जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि गांधी की जो आलोचना है वो पूरी तरह आधुनिकता के विरोधी है, मुझे सही नहीं लगता। लगता ये है कि गांधी एक वैकल्पिक आधुनिकता का प्रस्ताव कर रहे हैं, और वो वैकल्पिक आधुनिकता क्या होगी? वो हमारे समय की, हमारे देश की, हमारे समाज की ज़रूरतों के अनुसार होगी, न कि वो किसी की नकल से पैदा होगी। तो इस दृष्टि से देखने पे हमको ये लगता है कि गांधी के बारे में हम विचार करते समय थोड़ा सा ये सतर्क रहें, और ये देखें कि वो किन आधारों पर आलोचना कर रहे हैं। ये एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जब वो सामाजिक चीज़ों की आलोचना कर रहे हैं, जैसे वो बाल विवाह का आलोचना करते विरोध में हैं, वो पर्दा प्रथा के विरोध में हैं, वो विधवा विवाह के पक्ष में हैं, वो साथ ही साथ इस बात की भी बात करते हैं कि छुआछूत के बहुत विरोधी हैं, और इसके साथ वो अंत तक आते आते जाति प्रथा के भी बहुत विरोधी हैं। तो जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उनका विरोध वो किस आधार पे कर रहे हैं?
क्या वो किसी तरीके के वेद, शास्त्र, उपनिषद की दुहाई देते हैं, या वो आधुनिकता के जो पश्चिमी मानदंड तैयार किए गए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इनके आधार पर कर रहे हैं, या मौलिक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के आधार पर कर रहे हैं। तो हम जब ऐसा देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो किसी तरीके की ऐसी परंपरागत बात को, पुराने समय को लाने की बात नहीं कर रहे हैं, और उन कुरीतियों को दूर करने का उनका आधार भी जो है वो पुराना नहीं है। इसी समय एक सवाल उठता है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कि बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि हिंद स्वराज में जब गांधी आधुनिक पश्चिम सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं, तो वो आलोचना का, उस आलोचना का आधार क्या है। उन लोगों का, उन विद्वानों का ये मानना है कि वो आधार जो है वो प्राचीन भारतीय परंपरा ही है। क्यों? क्योंकि जिस सभ्यता की वो बात कर रहे हैं वो भारतीय सभ्यता है। अब हम देखें कि गांधी का सभ्यता दर्शन क्या है। गांधी कहते हैं कि सभ्यता वो है जो हमको अपना फ़र्ज़ अदा करना सिखाती है। फ़र्ज़ अदा करने का मतलब है कि हम नीति का पालन करें। नीति का पालन करने का मतलब है कि हम इंद्रियों पर संयम रख सकें, और इंद्रियों का संयम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं वो एक आत्मबल की संस्कृति को बढ़ावा दें, त्याग की संस्कृति को बढ़ावा दें, और वो बाहरी जो सुख हैं उनके ऊपर ज़्यादा केंद्रित न हो, जो कि पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के आधार में है। वो बाहरी वस्तुओं के सुख में जो है केंद्रित हो रही है, और उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को अपनी सभ्यता से बहुत चिपक के रहना चाहिए, और किसी भी हालत में उस पश्चिमी सभ्यता की नकल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये सवाल उठाया जा सकता है कि गांधी का जो सभ्यता का ये दर्शन है, गांधी का ये सभ्यता का जो प्रारूप है, क्या वो भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रारूप से मेल खाता है, या वो गांधी की अपनी काल्पनिक या अपनी ही परियोजना है, या अपना ही एक कंस्ट्रक्ट है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारी ऐतिहासिक सभ्यता से ये पूरी तरह मेल नहीं खाता। ये गांधी की जिस तरीके से भारतीय ग्राम की एक कल्पना है, एक रोमांटिक सी कल्पना है, वो उसी तरीके से भारतीय सभ्यता का ये जो प्रारूप है वो गांधी का अपना कंस्ट्रक्ट है। वो एक सभ्यता का कंस्ट्रक्ट हो सकता है। गांधी की उस सभ्यता के नैतिक जो मानदंड हैं उसके जरिए हम आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ये सभ्यता की आलोचना के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये किसी पुरानी सभ्यता का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये बात उसी तरीके की है कि जैसे हम समाजवाद के आधार पर पूंजीवाद की आलोचना करें और उस आलोचना को सामंतवाद का समर्थन मानें। तो कई लोग जो इस तरीके से प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के समर्थन में गांधी को हिंद स्वराज की आलोचना के आधार पर खड़ा करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और हमको ये समझना चाहिए कि गांधी जिस सभ्यता का प्रारूप रख रहे हैं वो उससे आप सहमत हो न सहमत हो, लेकिन वो एक भविष्य की सभ्यता की बात है, और वो उनके अपने नैतिक संभावना और नैतिक समझ से उभरती है। वो हमारे देश का एक जातीय ऐतिहासिक अनुभव नहीं है। इसी समय इन सब बातों पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमको लगता है कि गांधी को समझने के लिए जो ये औजार हैं ये बहुत नाकाफ़ी हैं, और इस बात पे बराबर ध्यान देना चाहिए कि इन औजारों से बियॉन्ड जाकर गांधी विचार करते हैं। तो वो न तो परंपरावादी हैं, न आधुनिकतावादी हैं, न उत्तर आधुनिकतावादी हैं। वो अपनी उन बातों को जो उन्होंने पहले कही हैं उनको बदलने की भी बाद में बदल देने के बाद कहते हैं कि हमको बाद वाली बातें हमारी मानिए। तो इसलिए गांधी को समझने में इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि जो एक बार निर्मल बोस जो उनके पास बहुत दिनों तक रहे और उन्होंने उन पर किताब भी लिखी है, तो उनके साथ रहते रहते एक दिन गांधी ने उनसे कहा कि निर्मल, तुमने सारा कुछ जो मैंने लिखा है वो सब घोट घोट के पी लिया है, लेकिन अगर मुझे समझना है तो तुम मुझे काम करते हुए देखो। तो गांधी का जो एक तरीके से काम करने की शैली थी, उनके विचार उसी से उभरते थे, और वो नई नई जो चुनौतियाँ आती थी उन्हीं के अनुसार अपने विचारों का परिमार्जन करते जाते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि कहीं पर हो सकता है वो किसी एक परंपरा के ज़्यादा झुके हों, कहीं हो सकता है वो दूसरी परंपरा से ज़्यादा झुके हों। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हिंद स्वराज में
कि एक पाश्चात्य थाती भी है। उसके पीछे जो 20 के करीब किताबों के नाम दिए हैं, उसमें मेरे ख्याल से टॉल्स्टॉय की 6 किताबें भी हैं। तो इसलिए ये समझना कि वो किसी एक परंपरा के प्रतिनिधि हैं और उनको हम अपनी परंपरा में खींच के कैद कर सकते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। और इस बात को समझने में हमको थोड़ी सी दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा दूर तक जो है वो गांधी भी जिम्मेदार है। गांधी के सामने समस्या ये थी कि कैसे इस विभिन्न जातियों, धर्मों और समाजों में बटे हुए लोगों को एक बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट किया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो वेशभूषा अपनाई, जो 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 प्रत्यय अपनाए, वो पुराने परंपरागत नाम के तो हैं, लेकिन उनके अंतर्वस्त्र को उन्होंने बदल दिया। तो वो अगर उनको हम उनके धोती, लाठी या चश्मे इन सब से समझने की कोशिश करें तो हम गलती खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर आप कभी साबरमती आश्रम जाएं और आप वहाँ पर ये देखेंगे कि साबरमती आश्रम तो हमारे यहाँ के जो हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह के आश्रम होते हैं उनके ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें तो कहीं मंदिर नहीं दिखाई देता, कहीं पूजा अर्चना नहीं हो रही, कहीं पे कोई आध्यात्मिक सत्संग नहीं हो रहा। तो नाम तो दिया, लेकिन वहाँ पर एक कम्यून बनाया और साथ ही साथ अपने रचनात्मक कार्यक्रम के प्रयोग किए। लेकिन इसके साथ ही साथ वहाँ पर देश की राजनीतिक समस्याओं का विचार विमर्श भी होता था। सभी देश के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ आते थे और गांधी उनके साथ बैठकर बाकायदा आगे की रणनीति के बारे में निर्णय लेते थे। तो क्या है ये पुराने आश्रम और नए पार्टी ऑफिस का एक सिंथेसिस सा दिखता है, एक संगम सा दिखता है, जिसको हम किसी एक में नहीं रख सकते। और आप गौर करिए कि इसीलिए उन्होंने जो अपने आश्रम वासियों के लिए जो पोशाक निर्धारित की थी वो सफ़ेद है, वो गेरुआ नहीं है, वो किसी आध्यात्मिक साधना के लिए बनाए हुए आश्रम नहीं है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि आश्रम शब्द तो वही है, लेकिन उसकी अंतर्वस्तु बदली हुई है। इसी तरीके से कई ऐसे तमाम शब्द आते हैं गांधी के वाङ्मय में, जैसे कि तप है, जैसे कि यज्ञ है। तो अब वो यज्ञ, तप या दान का मतलब वो बदल देते हैं। यज्ञ का मतलब ये है कि आप जो हैं अपने जो भी मतलब कर्म है वो इस तरीके से करें कि जो दूसरों के भले के लिए हो। आप चरखा काटते हैं और चरखा काटने के बाद लोगों को उससे रोजगार मिले। उसके बाद अगर आप कहें कि हमको दान करना है तो दान आप शरीर का, मन का, अपनी संपत्ति का दान जो है लोगों के उत्थान के लिए कर सकें। उसको जो है खाली अपनी उन्नति तक अपने। इसी तरीके से तप की बात जब आती है तब भी वो इसी तरीके की बात करते हैं कि आप अपने जो मतलब लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो अकाल से पीड़ित हैं, जो इस तरीके से दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए जो है जो आप करेंगे वो तप कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सारे पुराने प्रत्यय जो हैं उनके शब्द तो वही हैं, लेकिन उनके अंतर्वस्त्र को गांधी जो है बड़ी ही ज़रूरत के हिसाब से चतुराई से बदल देते हैं। और वो उनके समय की आवश्यकता थी, क्योंकि एक ऐसा समाज जो काफ़ी बौद्धिक रूप से परंपरागत हो, पिछड़ा रहा हो, उसमें धर्मों का काफ़ी असर रहा हो, उनको किसी बड़े कार्य के लिए एकत्र करने के लिए ज़रूरी था कि उनसे उन्हीं के ईडियम में बात की जाए, उनको अपने नए विचारों को कैसे एक्सेप्टेबल कराया जाए, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। और इस स्ट्रेटजी को सभी लोग आज स्वीकार करते हैं, भले वो वामपंथी हों या दक्षिणपंथी। और वो इस गांधी की इस जीनियस की वजह से ही गांधी जो है वो सारे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उनसे सबसे ऊपर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारे देश की जनता जो है वो अपना एक आइडेंटिफिकेशन करती है, दूसरों के साथ वो नहीं कर पाती। और फिर गांधी उनको अपने साथ ले जाकर जैसे आप देखें कि महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने घर से निकाला और निकाल के स्वतंत्रता आंदोलन में उनको ला के आगे बढ़ाया। तो ये एक तरीके का जो नया रूप है, ये हमारी परंपरा में नहीं है।
किस तरीके से उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, किस तरीके से भंगी बस्ती में जाकर रहे, किस तरीके से उनके यहाँ जो रहने वाले थे उनको अपनी टट्टी खुद ही साफ़ करनी पड़ती थी। तो ये जो परंपरा से द्रोह की बात है, उसको बदलने की बात है, उसको क्वेश्चन करने की बात है, वो सारी की सारी किसी हिंदू या किसी भारतीय परंपरा का तत्व तो नहीं लगता। वो लगता है कि गांधी उसको खुद मानते भी हैं कि मैं अपने जो है वो सारे विचारों तक जो है वो इस तरीके से पहुंचा हूं जो जिसमें मैंने बहुत सारे चीज़ें दूसरों से ली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शब्द हम आपको कोट करते हैं कि आई हैव अराइव्ड माई व्यूज़ इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अथॉरिटी दो ओरिजिनली दे मे हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड आई सबमिट दैट दे आर इन perfect consonance with ahimsa even though they proved contrary to the teachings of the philosopher। वो ऐसे तमाम तत्वों को लेते हैं जो उनके अनुसार, उनको अपने अनुसार का ढालते हैं, भले ही वो पुराने विचारकों या मान्यताओं के विपरीत हो। वो ये स्वयं इस बात को मानते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है जो बहुत सारे लोगों को शायद मालूम है, लेकिन उसको मैं फिर से कोट करना चाहूँगा कि आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड। आई वॉन्ट कल्चर्स ऑफ ऑल द लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, बट आई रिफ्यूज टू बी ब्लोन ऑफ फीट बाई एनी ऑफ देम। तो ये इस तरीके का वैचारिक खुलापन जो गांधी में हम पाते हैं, वो आज जब उनको किसी तरीके से किसी खास परंपरा के रक्षक के रूप में कैद करने की बात की जाती है तो उसके विपरीत लगती है। और एक कोटेशन जो मुझे बहुत प्रिय है और जो बहुत कम लोगों को पढ़ने या सुनने को मिलता है, वो मैं आज यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परंपरा के बारे में उनका क्या विचार है। इट इज़ गुड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ ट्रेडिशन। गांधी कहते हैं इट इज़ गुड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ ट्रेडिशन बट टू सिंक इन इट इज सुइसाइड। परंपरा में तैरना तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें डूब जाना जो है वो आत्महत्या है। और बहुत सारे लोग जो परंपरावादी गांधी को भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा के सनातन प्रतिनिधि के रूप में रखने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे मेरा मतभेद तो है ही, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि गांधी को हम किस तरीके से समझें। गांधी की पद्धति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी के कई विचारों से हमारा मतभेद हो सकता है, हम उनको आज के संदर्भ में अनुपयोगी भी मान सकते हैं, लेकिन गांधी जो हमको एक पद्धति देते हैं, एक मंत्र देते हैं, वो हमारे बहुत काम का है। और कोई कह सकता है क्या काम का है, तो मैं छोटी सा ही उदाहरण देना चाहूँगा कि आज हमारे सामने जो हमारे नई पीढ़ी होती है, उनके सामने, उनको लेके हमारे सामने बड़ा द्वंद्व रहता है, क्योंकि एक तरफ हमारे यहाँ सबको पढ़ा के और अमेरिका भेजने का एक भोगवादी, जो अतिशय भोगवादी जीवन शैली है, उसका आकर्षण है। दूसरी तरफ अपनी जातीय अस्मिता की रक्षा करने के लिए के नाम पर बहुत सारे परंपरावादी अंधविश्वासी तत्वों का भी जो है हमारे यहाँ जो है वो जस्टिफिकेशन दिया जाता है और उस तरीके की जीवन प्रणाली अपनाने की बात चल रही है। तो इन दोनों द्वंद्वों के बीच, इनके दोनों के द्वंद्वों के बीच हमको किस तरीके से अपना मार्ग निर्धारित करना है, गांधी हमको एक ऐसा विचार मंत्र, ऐसा एक पद्धति देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पद्धति जो है वो हमारे बड़े काम की है। और यही गांधी की मेरे विचार से सबसे बड़ी एक थाती है, एक विरासत है, और इस विरासत को ही लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमको सरकारी या मठी गांधी या किसी तरीके के गांधीवादी बनकर उनके किसी बात को की नकल करना, ये हमारे लिए आज उचित नहीं है। तो पद्धति पर जब इतना विचार कर लिया हमने, तो मुझे लगता है कि हमको जो है वो इस पद्धति का कुछ जो गांधी ने उपयोग किया है उसका कहीं न कहीं उपयोग भी करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारे समय की कोई समस्या विशेष में गांधी इसको किस तरीके से हम गांधी की इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और कितना सफलतापूर्वक कर सकते हैं, कितना असफलतापूर्वक कर सकते हैं। गांधी विचार को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। गांधी विचार पे अम्बेडकर से उनका मतभेद, उनका नेहरू से मतभेद, सुभाष से मतभेद, भगत सिंह से मतभेद, और लेके महिलाओं की स्थिति को लेके, ब्रह्मचर्य की स्थिति को लेके बहुत सारे विचार हो सकते हैं। लेकिन मैं आज
समय की कमी को देखते हुए और विशेष रूप से एक समस्या के रूप में देखते हुए, आज के समय के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखते हुए गांधी के विचार को गांधी के धर्म संबंधी विचार की थोड़ी ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो सांप्रदायिक तनाव में बदलता जा रहा है। और इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि गांधी जिन्होंने इस सद्भाव के लिए अपना शहादत दी, वो इस विषय में कैसे सोचते थे और उनके अनुभव और उनकी अंतर्दृष्टि से हम कहाँ तक जो है इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। तो बंधुओं, धर्म के संबंध में गांधी के विचारों में एक बहुत ही अद्भुत बात है, और उस अद्भुत बात को जब सबसे पहले मैंने भी पढ़ा तो मुझे लगा कि एक छोटी सी अंतर्दृष्टि अगर उसको भी लोग स्वीकार कर लें तो बहुत दूर तक हम जो हैं वो धार्मिक सद्भाव की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गांधी क्या करते हैं? गांधी ये मानते हैं, जो हमने पहले ही कहा, कि धर्मों की कोई ऐसी बात जो तर्क और नैतिकता के विपरीत है उन्हें स्वीकार नहीं है, लेकिन उसके पहले वो धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस धर्म को राजनीति से वो जोड़ने की बात कर रहे हैं वो धर्म क्या है? वो धर्म एक नैतिक धर्म है, वो एक यूनिवर्सल धर्म है जिसकी हमारे यहाँ बहुत से दर्शन शास्त्री चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन वो एक आदर्श प्रत्यय है, वो कहीं विश्व में उपलब्ध नहीं है। गांधी दोनों तरीके से धर्म का शब्द का उपयोग करते हैं। वो धर्म का ये जो सार्वभौमिक प्रत्यय है उसको तो मानते हैं, लेकिन वो धर्मों का जो संस्थागत धर्म है उनकी बात भी करते हैं। और यहीं पर आकर वो एक ऐसी अंतर्दृष्टि हमें देते हैं जो एकदम से हमको और कहीं देखने के आसानी से नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि किस परंपरा में किसी ने इस तरीके की बात की है या नहीं है, लेकिन मुझे वो अंतर्दृष्टि बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सटीक मालूम होती है। गांधी कहते हैं कि धर्म सभी ईश्वर के दिए हुए हैं, उनकी ईश्वर में आस्था है, लेकिन सभी धर्म जो हैं वो मनुष्यों द्वारा, भले वो पैगंबर हों या व्याख्याकार हों, उनके द्वारा जन समाज तक आते हैं। और कोई भी चीज़ जो मनुष्यों के द्वारा लाई जाती है वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, वो अपने आप में मनुष्य की तरह ही इम्परफेक्ट रहती है, वो अपूर्ण रहती है। इसलिए सभी धर्मों का मर्म एक हो सकता है क्योंकि ईश्वरी वाणी है, लेकिन सभी धर्म दूसरों के द्वारा, जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों तक लाए जाते हैं, उनमें कहीं न कहीं कमियां पाई जाती हैं। और इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हर धर्म का अनुयायी जो है वो अपने धर्म की कमी के ऊपर ध्यान दे, बजाय इसके कि वो अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे। और ये एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जिसमें कोई भी धर्मानुयायी ये नहीं कह सकता कि हमारा धर्म जी ही जो है वो परफेक्ट है। इसीलिए गांधी कई बार जो है वो हिंदू को एक अच्छा हिंदू, मुसलमान को एक अच्छा मुसलमान, ईसाई को एक अच्छा ईसाई बनने की सलाह देते हैं। और वो ये भी सलाह देते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के बीच एक आपसी संवाद होना चाहिए। ये संवाद जो है वो दूसरों की प्रति अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं है, वो ये संवाद दूसरों से कंपेयर करके अपनी कमियों को समझने और उनको दूर करने के लिए और एक सद्भाव बढ़ाने के लिए। तो इस संवाद की शैली भी मानते हैं, वो दूसरे धर्मों के लोगों के बीच मित्रता की बात भी करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने, आप गौर करेंगे कि उनके आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, ये तो किसी आश्रम में नहीं होती। तो इस तरीके से वो जो धर्म को देखते हैं, वो देखने का उनका तरीका जो है वो इतना यूनिक है कि उसको अपना कर हम बहुत दूर तक जो है वो इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन गांधी स्वयं भी इस बात से परिचित थे और गांधी के समय में ही जो जिसको कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना द्वारा एक तरीके से मुस्लिम राष्ट्रवाद की चर्चा चल रही थी। उसके अलावा उनके समय में सावरकर का हिंदू राष्ट्रवाद भी था और साथ ही साथ टैगोर का राष्ट्रवाद का विरोध भी था। तो ऐसे समय में गांधी जो है वो टैगोर की तरह ये नहीं मानते कि राष्ट्रवाद जो है वो सारी
सारी समस्याओं की जड़ है। राष्ट्रवाद जो है वही साम्राज्यवाद में बदलता है, वो इससे सहमत नहीं है। वो ये मानते हैं कि भारत जो है वो एक राष्ट्र था, लेकिन वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र था। वो राजनीतिक राष्ट्र की जो बात है यूरोप से आई है वो एक नई बात है, और उसको वो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इस मानने को तैयार नहीं है कि भारत राष्ट्र नहीं था। साथ ही वो इसको भी मानने को तैयार नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र की संरचना हो सकती है। और वो बहुत स्पष्ट हैं, और उन्होंने बार बार कहा है कि हम पहले भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख बाद में हैं। और इस बात को उन्होंने बहुत जोर देकर सोहरावर्दी को लेटर में भी लिखा है। और इसके अलावा भी उन्होंने अंत तक आते आते इस बात को लिखा, बहुत साफ साफ लिखा है कि मैं अगर डिक्टेटर हो जाऊं तो मैं रातों रात जो है वो धर्म को राजनीति से अलग कर दूं। मतलब वो एक धार्मिक, जिसको कहना चाहिए सद्भाव के पक्षपाती हैं। वो सर्वधर्म समभाव की वकालत करते हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, और वो राष्ट्रवाद शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। तो इसलिए उनके राष्ट्रवाद को एक वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की तरफ विकसित होता हुआ राष्ट्रवाद है। वो किसी तरीके का नैरो राष्ट्रवाद नहीं है, और वो किसी धर्म पर भी आधारित नहीं है, किसी जात पर भी आधारित नहीं है। और इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद, उसके आधार पर जो दंगे हुए या जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जो दिक्कतें पैदा हुई, उसकी वजह से उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने उसको कहीं से पर से भी स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि गांधी के राष्ट्रवाद की क्या देन है हमारे सामने, और धर्म के साथ राष्ट्रवाद को जोड़ने के क्या खतरे हो सकते हैं। और जब हम इस पे ध्यान देते हैं तो हमको बहुत साफ दिखाई देता है कि आज के ज़माने में जब धार्मिक राष्ट्रवाद बहुत सशक्त हो गए हैं और सारी दुनिया में एक चीज़ आई है, और शायद गांधी उस शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ पाए, इसलिए वो उनका विरोध जो था वो एक हद तक सफल हुआ, उसके बाद वो निष्फल होता दिखाई दे रहा है। तो उनकी ये देन तो हम मान सकते हैं कि उनकी शहादत ने, उनके प्रयत्नों ने, उनके विचारों ने हमारे देश को एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दिया। लेकिन क्या ये विचार आज इतने ताकतवर हैं कि हम उसके आधार पर एक, जिसको कहना चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव, एक तरीके का सर्वधर्म समभाव जो है उनका, वो विकसित कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, और हमें इस पे बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा तो इस पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बातें ऐसी हैं कि ये, जिसमें कि मेरा अपना ये मानना है कि गांधी जो है इसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए। और उसका एक कारण है कि गांधी की जो आधुनिकता की आलोचना है वो एक नैतिक आलोचना तो है, लेकिन वो इस चीज़ को देखने में को नहीं देख पाए कि नैतिक रूप से आधुनिकता की समस्या जो है वो बाद में किस तरीके के परिणाम, जो एक नैतिक शून्यता पैदा होती है आधुनिकता में, वो हमको किस तरीके के परिणाम देती है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि समाजों में, व्यक्तियों में एक तरीके की पहचान का संकट पैदा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से दोनों की पहचान के संकट का नतीजा ये होता है कि वो अपनी पुरानी धार्मिक पहचानों की ओर लौटने लगते हैं, और उसके बाद वो पुनः एक तरीके का पुनरुत्थानवाद, धार्मिक कट्टरतावाद और धार्मिक आतंकवाद पनपने लगता है। ये ठीक है कि उस समय उतने बड़े पैमाने पे नहीं पनपा था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसको केवल इस बात से कि धर्मों का सारे धर्मों का संदेश एक ही है, उससे दूर नहीं किया जा सकता। और गांधी की ये बात जो है, गांधी के समय में भी लोगों को, वो कट्टरपंथियों को स्वीकार नहीं होती थी। और मैं अपने रिसर्च के अनुभव से जानता हूँ कि 2002 में जब ICSSR के प्रोजेक्ट में मैंने सर्वे किया, तो ये पाया था कि लगभग 30 से 33% लोग जो हैं वो बहुत ही कट्टर हैं, और उनके ऊपर किसी तरीके की, जिसको कहते हैं उदारवादी धार्मिक चेतना का प्रभाव नहीं होता। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि 1914 के आसपास जो CSDS ने सर्वे किया है, उस सर्वे से पता चला कि करीब 50% लोग ऐसे हो गए।
तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है और ये दिखाता है कि हमको गांधीयन स्ट्रेटजी से अगर कुछ पाना है तो हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पर हम असफल हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे सामने जो सेकुलरिज्म का जो ढांचा नेहरूवियन सेकुलरिज्म का है, जिसमें धर्म और राजसत्ता को पूरी तरीके से अलग करने की बात है, वो हमारे देश में इस समय फ़िलहाल लोगों को ग्राह्य नहीं है। ये सही है कि गांधी अपने अंतिम समय तक आते आते पूरी तरीके से धर्म को व्यक्तिगत जीवन में केंद्रित करने की बात कहने लगे थे और उन्होंने 1946 में इस तरीके का जो है वो एक इंटरव्यू में बहुत साफ साफ कहा था कि मैं जो हूँ वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि लोग जो हैं वो अपना धर्म का जो प्रयोग है वो राजनीतिक जीवन में करें। तो इसलिए उन्होंने बहुत साफ अर्थों में इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आज ये संभव है? तो इस पर जब हम विचार करते हैं तो हमको ये लगता है कि ठीक है कि लगभग 50% लोग धीरे धीरे धार्मिक रूप से कट्टर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बाकी 50% लोगों के साथ जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते? क्या उनको हम इस तरीके की जो गांधी विचार में जिस तरीके से एक तरीके से इम्परफेक्शन की बात है सभी धर्मों के बीच, और जिस तरीके से धर्म और संस्कृत को घुला मिला लेने के वो सिद्धांत के खिलाफ हैं, तो उसको आधार पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो मैं समझता हूँ कि ये एक संभावना का क्षेत्र है और हमको गांधी से ये बात सीखनी चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें कि पहले तो ये माने कि धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता का निर्धारण करना गलत है। दूसरे हमको ये भी देखना होगा कि हम इस चीज़ के खिलाफ जाने के लिए, इसके विरुद्ध जाने के लिए किसी तरीके की ऐसी वैचारिकी का निर्माण कर सकें जिसको सब लोग जो हैं वो जो धार्मिक राष्ट्रवाद है उसके विरुद्ध खड़ा करके अपने को देख सकें कि नहीं, ये नहीं, हमारा रास्ता ये है। और इसलिए किसी तरीके का जिसको कहना चाहिए कि कई तरीके के तत्व हैं जिसको कि हम बहुत अंतिम रूप नहीं दे सकते, लेकिन हमको कुछ ऐसी गुण हैं गांधी के, उनका सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले कि हमको एक खुलापन अपनाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा गांधी की तरह कि दूसरी संस्कृतियों में दूसरे धर्मों के भी श्रेष्ठ तत्व हो सकते हैं। दूसरे एक जो विभेदक दृष्टि पैदा हो रही है वो उसको दूर करना होगा और साथ में देखना होगा कि सभी का जो है भारत के निर्माण में हाथ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति या धर्म का भारत के निर्माण में हाथ रहा है। और तीसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो है वो एक तरीके का नैतिक साहस दिखाएं। ये एक ऐसा तत्व है और दूसरे के प्रति एक सहानुभूति और समानुभूति रखें। जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ आंदोलन हुए, तो जैसे कि तो उसमें हमारे अंदर जो एक तरीके का जो नैतिक साहस है उसकी कमी दिखाई देती है। और यहीं पर आते आते मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांधी की थाती जो है, गांधी क्यों अविस्मरणीय है, गांधी क्यों जो है वो एक तरीके का यूनिक व्यक्ति हैं। क्यों आइंस्टीन को कहना पड़ा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अगर आप आने वाली पीढ़ी जो है ये सोचेगी कि ऐसा व्यक्ति कैसे इस संसार में पैदा हो गया, तो वो गांधी का जो कहना चाहिए कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता मेरी दृष्टि में गांधी का जो है वो अकल्पनीय नैतिक चेतना और नैतिक साहस है। और जब तक वो साहस या उसका रंच मात्र भी हमारे अंदर नहीं होता, तब तक हम गांधी के पद्धति का उपयोग जो है वो नहीं कर सकते। और वो बहुत ऐसी स्थिति है कि उस सारी पद्धति और सारे चिंतन, और उसके बाद भी अगर हम गांधी के विचारों से आगे जाके चिंतन करें, उस सबको सामाजिक जीवन में एक अहिंसक समाज बनाने के लिए अपनाने में जो है वो उसके लिए कुछ नैतिक साहस की ज़रूरत है, जिसको लेके गांधी जो है नंगे बदन जो है बिना किसी उसके कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के बीच में खड़े हो जाते हैं जाकर, और कई बार उनके ऊपर हमले होते हैं और अंत में उनकी शहादत भी होती है। तो ऐसा नैतिक साहस हम लोगों में नहीं दिखाई देता। पिछले दिनों अभी मैंने उस दिन सुना था बरखा दत्त को, जिन्होंने कोविड में सारे देश को जाके दौरा करके और कवर किया था, उनका ये कहना था कि ये समय तो राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा ही अपॉर्चुनिटी का था,
लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ तो घर बैठ के सिर्फ ट्वीट करते रहे बड़े राजनीति। तो ऐसे समय में, और हम लोग जो है ज़्यादातर लोग अपने घरों में ऐसे समय में बंद होकर हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम नैतिक स्वास्थ्य की भी बात करेंगे? तो जब तक हम गांधी की तरह अपने अंदर एक नैतिकता का उद्बोध नहीं कर पाते, तब तक हमारे लिए ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही सार्थक नहीं होती। और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि गांधी के अंदर वो भरा पूरा नैतिक बोध कहाँ से आता है। वो किसी परंपरा विशेष से आता हुआ नहीं दिखता, वो उनकी व्यक्तिगत महान उपलब्धि है और वो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित की है। वो एक विकासमान व्यक्तित्व है और उस विकासमान व्यक्तित्व से हम ये सीख सकते हैं कि हम अगर गांधी नहीं बन सकते तो हम गांधी, छोटे छोटे गांधी बनने की कोशिश करें, थोड़ी सी अपने अंदर नैतिक चेतना जगाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो गांधी की विरासत के हम हकदार नहीं होंगे। साथ ही साथ गांधी हमारे लिए जो है वो हमेशा एक असंभव संभावना ही बने रहेंगे। सिर्फ हम उनको पिछली सदी का महानायक तो कहेंगे, लेकिन हम आगे आने वाली सदियों का विश्व नायक नहीं बना पाएंगे।